Imran Khan. Imran Khan. Imran पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम जब भी बात कर रहे थे किसी भी गेस्ट के साथ या किसी के साथ भी, और एवरीडे बेसिस पर भी, एवरीडे मतलब कि हर बार हर रोज़ एक ही जो है वो एक उम्मीद होती है कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा, आने वाले वक्त में जो चीज़ें वो थोड़ी बेहतर होने लग जाएंगी। रियासत जो फस्तायत और रियासी दहशतगर्दी और जबर जुल्म और तशद्दुद पर उतरी हुई है, शायद कि रियासत जो है वो कोई मरहम जो है वो इन जख्मों पर रखेगी, और ये तमाम चीज़ें इन उम्मीदों के साथ हम फिर अगले दिन वो चीज़ें करते हैं, फिर अगले दिन, और ये चीज़ें बेहतरी जहाँ पर नजर आने लगती है कि शायद अब बेहतर होंगी चीज़ें, उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे साथ आज बड़े मेरे स्पेशल मेहमान हैं। पिछले वाला प्रोग्राम था उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त गया था, उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर बात की थी, और मैं उन्हीं की कॉन्टिन्यूएशन में उनसे बात करना चाहता हूँ। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। हामिद भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम अली भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, देखिए मेरा पहला सवाल तो बड़ा सादा है। हम समझते थे कि ये गम की लंबी रात जो है ये ख़त्म होने वाली है, आखिरी बार जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ये तो तवील होती जा रही है। अब तो चेयरमैन ऑफ द पार्टी इज इन द जेल, झूठे मुकदमात में, वाइस चेयरमैन इज इन द जेल, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज इन द जेल, और वर्कर्स के साथ तो जो है वो तो वैसे ही हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई देखिए, लास्ट प्रोग्राम जब मैंने आपके साथ किया तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुस्तकबिल करीब के अंदर हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर नए दिन के साथ हम एक पस्ती का एक स्टेप जो है वो फॉरवर्ड जाते रहे हैं। और इस वक्त मेरा ख्याल है रियासती सतह पर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उस हवाला से हम जिस पस्ती की इंतहा को पहुंच चुके हैं, उसका प्रेसिडेंट माजी के अंदर कम से कम पाकिस्तान की तारीख के अंदर अवेलेबल नहीं है। हमसे पहले बात की जाती थी जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल में लोगों को टॉर्चर किया गया और लोगों की ज़िंदगी अजीरन की गई, लोगों को कोड़े मारे गए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसका स्केल इतना बड़ा नहीं था। और उस वक्त पाकिस्तान बहसीयत मुल्क के या इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान इतने बड़े बहरान का शिकार नहीं था। लेकिन इस मरतबा जो रियासती फसाइयत है, जो रियासती बर्बरियत है, जो रियासती दहशतगर्दी है, वो अपनी इंतहा के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि आप यकीन करें ये इंतकाल से पहले हम समझ रहे थे कि शायद चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन यकीन करें जिस दिन रात को सोते हैं या सुबह सोते हैं किसी भी वक्त इस उम्मीद के साथ कि शायद अब चीज़ें कुछ स्टेबल होने लगी हैं, तो हमें एक अगले दिन उससे बड़े साने की या उससे बड़ी एक पस्ती की मिसाल हमारे सामने आती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें, मेरा ख्याल है कि चूँकि इस पूरी मूवमेंट के दौरान जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इमरान तरीके साहब के चेयरमैन हैं, एंड द वे ही स्टैंडिंग टू हिज प्रिंसिपल्स, और जिस तरीके से वो जेल के अंदर जिस जवामर्दी के साथ वो खड़े हुए हैं, तो ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए, तुलुए शहर तो होनी है, रात हमेशा नहीं रहती। हाँ, हमारी प्रेडिक्शन थी कि शायद पहले खत्म हो जाए, तो थोड़ा और डिले हो गई, लेकिन इंशाल्लाह वो तुलुए शहर जो है वो उसकी नवीद पूरी कौम जरूर सुनेगी, और इंशाल्लाह वो जरूर नहीं, वो एक बात तो दुरुस्त थी कि ये हुकूमत तो जा रही है और वो चलेगी, और केयर टेकर भी आ गई, और ये तमाम चीजें। अच्छा, और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहना जरूरी नहीं, आप यहाँ पर इमरान खान कह सकते हैं, हम पर कैमरा का रूल नहीं लग रहा, तो आप खुल कर कही। अच्छा, मैं कहता ही इमरान खान हूं। मैं मुझे कुछ टीवी प्रोग्राम्स ने पिछले दिनों अप्रोच किया, कुछ चैनल्स ने, मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरे से ये कहेंगे कि कासिम के अब्बा कहना है या चेयरमैन पीटीआई कहना है, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं आई विल कॉल हिम बाय हिज नेम, बाय इमरान खान। तो मैं इस मामले में बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हूं, तो उन्होंने मेरे से कहा, तो मैं आई एम क्लियर ऑन इट इंशाल्लाह। अच्छा, चले, हमने ना अब
पिछली बार हमने बात की केयर टेकर उस वक्त जो हुकूमत थी, जो एक ग्रोह सियासतकारा था, उनकी हमने बात की। हबीब अकरम साहब का ये वर्ड है जो मैं बोरो कर रहा हूँ, और वो 13 जमातों का टोला था और ये तमाम चीज़ें थी। शहबाज शरीफ उसको उसके वज़ीर-ए-आज़म थे। अच्छा, वो चले गए, तमाम चीज़ें। अब जो नई बातें सुनने में आ रही है ना, वो ये आ रही है कि 21 अक्टूबर को वापसी है नवाज शरीफ साहब की, और नवाज शरीफ आएंगे और कोई डील कट हो गई है। नदीम अंजुम साहब जो है उनकी एक्सटेंशन हो गई है, और ये तमाम चीजें आपके सामने है। मतलब मैं बाकी अफसरान के आप तमाम चीजें जानते हैं कि कहाँ पर तबादलों का क्या मतलब होता है, ये आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन मेरा ये मतलब कहने का सवाल है, जो मेरा सवाल मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, अब हमने पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर देखा कि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा जाना पड़ा। एक गुजरांवाले की स्टोरी सर्कल की कि जी वो चुड़े खाए और उसके बाद वो वापस चले गए, और वो क्यों गए वापस अल्लाह जानता है। मरियम भी वापस है, वहां पर है। आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आएगा, और ये जो पार्ट ऑफ द डील है, ये बाकी ऐसी डील है कि नवाज शरीफ को अगला इलेक्शन जिताने की डील है? देखिए अली भाई, मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं। नवाज शरीफ को समझने के लिए उसकी पिछले 20-30 साल की सियासत को समझना पड़ेगा। ये जो शहबाज शरीफ साहब वापस आए, पहले नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने को 6 के करीब कौमी मुजरम डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए तो वो रवाना हो गए, इसको बहुत हाईलाइट किया गया। उसके बाद वो मरियम बीबी चली गई, उसे बहुत हाईलाइट किया गया। फिर उसके बाद ये पता लगा कि एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज वहाँ पर कम्युनिकेट हुआ, बहुत सख्त मैसेज है। आप अपनी ज़हर शानियों के साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर अपीयर हुए, और वो एक हमें नए नेल्सन मंडेला या होगो शावेज के रूप के अंदर नजर आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उन्होंने कुछ बातें बताना शुरू कर दी। ये सब का सब सिर्फ ब्लफ है, ये धोखा है। नवाज शरीफ ने जिन जर्नलों और जिन जजेस के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर प्रिंसिपली एग्री हो चुकी थी तमाम चीज़ें। और अगर आप मेरे से बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर सुनना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ का ये बयान इसके बाद आया था। अब एक चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब नवाज शरीफ ने ये बात की तो एस्टेब्लिशमेंट में बहुत गम और गुस्सा आया, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इस बात को बहुत बुरा महसूस किया, शहबाज शरीफ को गुजरांवाला एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया। और फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कुछ चूजा नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कुछ छोटी चीज नहीं है कि उन्हें एक मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए आज के दौर के अंदर जब 1000 वे ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं, वो यहाँ से शहबाज शरीफ को उतारें और फिर शहबाज शरीफ को वापस भेज दें। और मैं सुन साफी हैं, वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब की तबीयत अलील है, वो इतने सफर से आए। भाई सफर से आया, जिस बंदे ने बिजनेस क्लास जहाज में सफर किया हुआ ब्रिटेन का, उसे पता है 7-8 घंटे की फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नवाज शरीफ को बेसिकली एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि वो एंटायर एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया लेके आ रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों का एहतसाब करने के लिए आ रहा है, और इस बयानिए को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की आशीर्वाद हासिल है। मार्क माय वर्ड्स कि ये सारे का सारा आपस की मिली बात लाइक दैट, जो ये कुछ सहाफी जो उछल के पोर्ट्रे कर रहे हैं। और देखिए मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप तारीख उठा लें, जनरल काकड़ को नवाज शरीफ ने कौमी मुजरम डिक्लेयर किया, जनरल जहांगीर करामत को कौमी मुजरम, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ कौमी मुजरम, जनरल जहांगीर करामत कौमी मुजरम, जनरल मुशर्रफ कौमी मुजरम, रहील शरीफ तकरीबन कौमी मुजरम, अब जनरल बाजवा कौमी मुजरम। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने कुछ जर्नैल छोड़ा नहीं है पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान का सरबराह। असल में कौमी मुजरम का अगर आपने या उसको चेक करना है, तो मैं समझता हूँ 2 कौमी मुजरम है, एक जनरल जिलानी और एक जनरल जियाउल्लाह, जिन्होंने ये खुद साख्ता भगोड़ा इनकलाबी इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया, जो 90 की दहाई से लेके 2023 तक हर आर्मी चीफ को और हर ऑफिसर को कौमी मुजरम बना के पेश करता है। ये एक 10 साल के दौर में 3 साल के लिए ये सुल्तान टीपू, ये मीर जाफर और मीर सादिक होता है, 2 साल के लिए ये सुल्तान टीपू या हुगो शावेज बन जाता है या नेल्सन मंडेला बन जाता है। यानी नवाज शरीफ हिस्ट्री का वो वाहिद करैक्टर है कि अगर आप इसे किसी बंदे से पूछना चाहें कि ये इसके ऊपर किस चीज की डेफिनेशन पूरी आती है, तो कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि 2 साल का पीरियड सुल्तान टीपू का होता है और 3 साल का पीरियड इसका मीर जाफर का होता है। 2 साल ये हुगो शावेज होता है, 3 साल ये मीर सादिक होता है। तो ये इस किस्म की हिस्ट्री है, आप इन बातों में ना आए, ये सब प्लान चीजें हैं, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये कुछ हो रहा है इसमें ये प्री प्लान्ड है, क्योंकि एक बयानिया चाहिए जो, और बयानिया सिर्फ वही बिकेगा जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होगा शायद उसकी वजह से। तो इसका मतलब है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, फिर इसका मतलब ये होगा।
Yes, that's what I believe कि he is coming on the 21st of October और maybe कुछ चंद दिन उसके अंदर डिले हो जाए। मजीद इस चीज को काम देने के लिए कि जी बहुत प्रेशर है, जिस तरह की आज की न्यूज में आप देख रहे हैं कुछ एंकर जो है बोल रहे हैं बहुत प्रेशर डाला है। और शहबाज शरीफ, मुझे समझ नहीं आती कि जिस मीटिंग में शहबाज शरीफ था, मरियम बीबी थी, सलमान शहबाज था, इसहाक डार था, उस खबर वो उस मीटिंग की अंदर की खबर बाहर कैसे आ गई इन साथियों के पास कि वो जनाब शहबाज शरीफ ने वहां पर कहा कि आप अपने बयानिए से पीछे हो जाएं। नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, इस मर्तबा मैं तो जनाब हथौड़ा लेकर आऊंगा और मैं तमाम मुजरमों का एहतसाब करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो 21 को ना आया तो सिर्फ इस नजरिए को तकवीत देने के लिए कोई 10-15 दिन और आगे पीछे कर देंगे, बट थिंग्स आर सेटल्ड एंड ही विल कम बैक। ओके, चलो ठीक है जी, थिंग्स आर सेटल्ड भी हो गई, नवाज शरीफ वापस भी आ गया, ये तमाम चीजें हो गई। इलेक्शन होंगे कैसे? अगर इलेक्शनों की जनवरी की भी तारीख तो कोई भी नहीं दी है, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये कहा है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कोई भी कदम जो है वो किसके बगैर नहीं ले सकता। किसने उसको डेट दी होगी, किसने आपको उसको कहा होगा। तो आपको लगता है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में मिसाल के तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे? और क्या इलेक्शन हमारे बगैर हो पाएंगे? इलेक्शन तो बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए, जनवरी में ना हो तो फरवरी में हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप इंटरनेशनल पेपर्स का मुताला करें कि पिछले 10-15 दिन की डेवलपमेंट्स क्या हैं, तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि IMF के गारंटर के तौर पर कुछ ममालिक जो हैं वो दरमियान में आए थे और पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने या जो भी लोग हैं उन्होंने गारंटी किया था कि इलेक्शन होंगे। अभी इस वक्त दरअसल कोशिश की जा रही है कि आपने इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कैसे करना है। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास ये, मैं आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ कि राजा रियाज साहब इंग्लैंड जाने से पहले इस्लामाबाद के अंदर कुछ लोगों हुकूमती लोगों को मिलके गए हैं और वहाँ यानी ये वो तैयारी जो है वो निगरान गवर्नमेंट की सतह पर, जो कि बेसिकली PDM का ही दूसरा फेस है, तो उनकी तरफ से कुछ लिस्टों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो अब कोशिश की जाएगी कि कम से कम सीटों को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा सकती है। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और बल्ले के इंतखाबी निशान पर ही लड़ेगी। लेकिन इलेक्शन को रिग किया जाएगा बाय डिफरेंट वेज, कैंडिडेट्स के ऊपर प्रेशर होगा, वहाँ कर लिया जाएगा, उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होंगे। फिर उसके बाद जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जरिए मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के नाज़म्स और चेयरमैनों को, काउंसलर्स को प्रेशराइज किया जाएगा मुख्तलिफ दड़ों को, यानी ये जो मुख्तलिफ वेज होते हैं दाखिल करने के, उनके ऊपर इस वक्त वर्किंग हो रही है। अदरवाइज इलेक्शंस आर गोइंग टू बी इन जनवरी और फरवरी। दैट्स व्हाट आई बिलीव एट लीस्ट। और इस तरीके से चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अच्छा, मैं ना इलेक्शनों पर, धांधली पर बात आ गई। यू हैव बीन सीइंग द इलेक्शंस इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपके वालिद साहब भी थे, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, आप हैं, ये तमाम चीजें आप लोग देख रहे हैं। और आपको लगता नहीं कि ये वाला इलेक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस दैट हैपन इन पाकिस्तान? और जितनी भी रिगिंग कर लें, क्या इस रिगिंग में कैसे कामयाब हो पाएंगे जब अगर अवाम जो है यहाँ पर जात बरादरी पर वोट नहीं है, यहाँ पर किसी उसके ऊपर नहीं है, वो जो क्या कहते हैं इलेक्टेबल्स वगैरह इस तरह का वोट नहीं है, इस पर तो वो वाला वोट है कि जिसके पास तहरीक इंसाफ की टिकट है या जो तहरीक इंसाफ के साथ है वो बस उसको अवाम ने सेलेक्ट कर लेना, इलेक्ट कर लेना। मेरी इसके अंदर ना प्रोडिक्शन ये है, चूंकि हम खुद भी इलेक्शन लड़ते रहे। 2018 में मेरा टिकट ही राजा रियाज साहब को दिया गया था। फॉर सम रीजंस मुझे राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भेजा गया, बट रिफ्यूज, क्योंकि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और राना सनाउल्लाह के दरमियान उस सीट के हवाले से डील हो चुकी हुई थी और मैंने खान साहब को इसका एविडेंस भी दी और बतलाया भी। उसके बाद मैंने देखिए, मेरा ख्याल ये है कि देही इलाकों और शहरी इलाकों की एक डिवीजन होगी। बहुत सारे एरियाज हैं जहां तक अगर फ्री एंड फेयर हो तो इमरान खान इज अनटचेबल। लोग कहते हैं कि 70-30 है या 65-35 है। मैं आपको, क्योंकि मैं डेली सतह के ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे पाकिस्तान की मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों से मुझे इंफॉर्मेशन गैदर होती रहती है। आल्दो कि मैं डायरेक्ट इस वक्त राब्ते में नहीं हूँ फॉर द लास्ट 4 मंथ्स और सो, लेकिन डेली मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है। इमरान खान इज अनटचेबल, ही इज 80-20 एट प्रेजेंट। PTI का जो भी उम्मीदवार है वो 80-20 की अक्सरियत से जीतेगा इंशाल्लाह। अब इसके अंदर डिवीजन होगी एक एरिया, मसलन मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूं कि बकर, लिया, जनूबी पंजाब के एरियाज लाइक मुजफ्फरगढ़, राजौरी, बहावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, यहाँ पर चूंकि हमारा मीडिया की प्रेजेंस इतनी ज्यादा नहीं है,
फिर हल्के बहुत बड़े हैं, 40-40 किलोमीटर तक एक कौमी असम्बली का हल्का है जहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट गैदर करने में टाइम लगता है। फिर वहाँ पर कुछ एरियाज में अभी भी वो जागीरदारी का, सरदारी का निज़ाम मौजूद है, वहाँ पर मैनेज करना आसान होगा। लेकिन जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पर मेरा अक्सरियत के साथ और बहुत जल्द, यानी अगर टाइम रखा जाता है 6 बजे का तो 8-9 बजे तक आपको सेंट्रल पंजाब में पीटीआई एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ आगे जाती नजर आएगी, क्योंकि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है, उनकी कवरेज भी बहुत ज्यादा है। और चूंकि शहरी एरियाज हैं, यहाँ का रिजल्ट गैदर भी बहुत जल्द होता है। उसमें अब सिर्फ ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना तगड़ा है और इस धांधली को कैसे फेस कर। ओके, मैं ना, आपने इलेक्शन की बात की, आपने लोगों की बात की, आपने कहा कि आप लोगों की पल्स को देख रहे हैं, ये 70-30 नहीं 80-20 है। मैं ना इसी पर ना लोगों की पल्स के ऊपर एक सवाल करूंगा हामिद साहब, और वो ये है कि जो दुख मिल चुके हैं पिछले 17 महीनों में, और बाय द टाइम हम इलेक्शन में जाएंगे वो 20 से 22 महीने हो चुके होंगे, इन दुखों का मुदावा किस तरह से होगा? आपको लगता है कि जिन्होंने दुख पहुंचाए हैं अवाम उनको कभी माफ कर पाएगी, और आम के अंदर जो गुस्सा, गमो गुस्सा है, ये हीलिंग प्रोसेस कैसे शुरू होगा? मतलब देयर हैज टू बी, राइट, शुरू तो होना है ना, इस तरह तो नहीं चल सकेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकेगा। मैं आज आपके प्रोग्राम में इस बात का जवाब देने से पहले एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सिर्फ वेट कर लें, पाकिस्तान के कौमी मुजरमान की लिस्ट के अंदर 2 नए अफराद का इजाफा भी होगा। एक है हाफिज आसिम मुनीर साहब और दूसरे जनरल नदीम साहब, और ये इजाफा करेगा मियां नवाज शरीफ। एक तो ये रख लें, थोड़े अरसे में ये दोनों भी कौमी मुजरम नवाज शरीफ ही डिक्लेयर करेगा। दूसरी चीज, अब आपका जो सवाल आ गया, देखें हीलिंग प्रोसेस ऑब्वियसली इसको स्टार्ट होना है और इसका बेहतरीन तरीका डायलॉग है। अब देखें लोग किस वजह से बाहर आए, लोग 70 साल से इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं, इन करप्ट फैमिली से तंग आ चुके हैं, इन माफिया से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान में अब आम गरीब आदमी की बात नहीं मैं कर रहा, ये मैं आपको अपर मिडिल क्लास के बंदे की बात कर रहा हूँ। अब उसके पास बिजली का बिल देने के पैसे, वज़ीर आला सिंध के लिए 3.5 करोड़ रुपए की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी जा रही है। यानी इनके अलल्ले तलल्ले, इनकी अय्याशियां, इनकी ये सब हरकत देखे पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल डिसाइड कर चुकी है कि इस मरतबा उन्हें रिजेक्ट करेगी। अब हम यही रिक्वेस्ट बारहा अपनी एस्टैब्लिशमेंट, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हम वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ आपका साथ दिया, जिन्होंने टीटीपी के खिलाफ आपका साथ दिया, जिन्होंने किसी भी लश्करी ग्रुप के खिलाफ आपका साथ दिया, हम आपके साथ खड़े रहे, हमने अपनी जानों की कुर्बानी दी। आपको हमारी ही जरूरत पड़ेगी इस नवाज शरीफ के लिए, इस पीडीएम के लिए। कुछ अरसे के बाद आप गद्दार होंगे, जो इस वक्त हमारे अफसरान सीटों पर हैं, ये थोड़े अरसे के बाद ये भी गद्दार और कौमी मुजरिम की लिस्ट में चले जाएंगे। हम किसी को गद्दार या कौमी मुजरिम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि अगर आपसे गलत फैसला हुआ है तो उसको एक रीथिंकिंग का प्रोसेस होता है, आप उसको दोबारा रीथिंकिंग करें। आपके पास पब्लिक पल्स आ रही है, ये आपके अपने लोग हैं, ये आपका अपना मुल्क है, ये आपके अपने इदारे हैं, ये लोग प्रीवियस प्रेसिडेंट के मुताबिक 70 साल, अगर आप इन्हें दुख देंगे, इन्हें तकलीफ देंगे, कहां पर जाएंगे? अब देखिए, मेरा छोटा सा सवाल है, मर्द का दिल अल्लाह ताला ने जरा ज्यादा मजबूत पैदा किया है। इबाद फारूक के बेटे के साथ जो हुआ है, औरत बहसीयत माँ ही देखती है सब लोगों को। आज किसी की बहन है, अनमैरिड है, बेटी है, अनमैरिड है, उसने कल को माँ बनना है। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कोई औरत उस मासूम फूल की शक्ल देख के और उसकी माँ की वोट दे सकेगी? क्या उसको वोट देने वालों को किसी किस्म की को दुआ दे सकेगी? नहीं दे सकेगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा आप उसको रिकंसिडरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, आप मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर आए, आप अच्छे तरीके से चीजों को स्टार्ट और एक लेवल प्ले फील्ड दें सबको, फिर जो जीता है भले उसे आने दें और वो ही इस चीज को हील कर सकता है। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि इस तहरीक को दबा के लोगों को मजीद कैद में रख के उनको अजियत का निशाना बनाकर आपकी तहरीकें ऐसे खत्म नहीं होती। कम अज कम जो ह्यूमैनिटेरियन हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जब भी कोई तहरीक उठती है तो वो ऐसे खत्म नहीं होती, वो अपने मकसद के अंजाम तक पहुंच के खत्म होती है।
मैं ना, आप पता क्या, मैं ना इसको इसी को ना थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ आपकी की बात को। मैं माजरा चाहता हूँ लेकिन एक्सटेंड इसलिए करना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इलेक्शन तो ज़रूरी है इस मुल्क में, ज़ाहिर उसके बगैर तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इलेक्शन से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वाली चीज़ है। आपने अमार फारूक की बात की, आपने इबाद की बात की, आपने तमाम चीज़ें की। मैं आपको बताऊँ हामिद साहब, उसके जनाजे पे जो कुछ हुआ, हज़ारों के मजमे के सामने 200-300 अफराद ने जिस तरह से मियाँ इबाद के साथ सलूक किया, सिर्फ जनाजा पढ़ाकर उसको फौरन लेकर चले गए, तदफीन भी नहीं करने की दी। ये हज़ारों लोग हम जैसे लाखों को बताएंगे, ये लाखों में और ज़्यादा दूरियां पैदा होंगी, नफरतें पैदा होंगी, ये तमाम चीज़ें। हमने खवातीन के घरों पर छापे देखे, हमने बच्चों को बिलबिलाते हुए देखा, हम जो है बुजुर्गों के साथ हमने देखा, हमने वो तमाम चीजें देख ली जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम देखेंगे। इसका हीलिंग प्रोसेस क्या? इसका हीलिंग प्रोसेस तो मुज़ाकरात नहीं है, इसका तो हीलिंग प्रोसेस कोई और है। ये अवाम कैसे भूल पाएगी? आई मीन, यू हैव टू बी completely senseless to do whatever is happening right now. सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुज़ाकरात की बात मैंने इस तनाजुर में की है कि किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिव सिमत में लाने के लिए या एक फ्रीकैन के दरमियान सुलह की कैफियत पैदा करने के लिए पहले आपको टेबल पर बैठे। इसके अंदर सब इसके अंदर वो ऑफिसर्स जिन्होंने अबाद फारूक को अंदर रखने का ऑर्डर दिया, वो तमाम जजेस जिन्होंने उसकी जमानत रिजेक्ट की, उसके बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर हर तरफ गुज़श्ता 2-3 माह से सरेआम हर आदमी देख रहा था कि वो बच्चा किस कैफियत में है। इसके अंदर हमारे जजेस भी मुजरिम हैं, इसके अंदर हमारी पुलिस भी मुजरिम है, इसके अंदर हमारे प्रोसिक्यूशन वाले लोग भी मुजरिम हैं, इसके अंदर हम बहसीयत मुआशरा भी मुजरिम हैं। इसका तदारुक किस पर है? उन कल्परेट्स को आप उनको सजा दें, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि एक इंसानी जान की इंपॉर्टेंस शरीयत के अंदर भी, इस्लाम की नजर में भी सबसे ज्यादा अहमियत एक इंसान की जान की है। तो अगर किसी ने किसी की जान के साथ इतना जालिमाना सलूक किया है तो ऑब्वियसली मुज़ाकरात का कतई ये मकसद नहीं है कि आप इबाद फारूक के बेटे के कातलों को भूल जाएं, आप जिले शाह के कातलों को भूल जाएं, आप दीगर जो कारकुनान शहीद हुए आप उनको भूल जाएं। मकसद ये नहीं, मुज़ाकरात का मकसद ये है कि टेबल पर आए, आप अपनी चीजें रखें, हम अपनी चीजें रखते हैं, लेकिन उसके अंदर निज़ाम इंसाफ को दरमियान में आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अली भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ी जल्दी लग जाता है, मैंने कभी बदर नहीं किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। मैं तो बरबरा कहता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बड़ी चीज कंटेम्प्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो डेली हमारी अदालतों के अंदर की जाती है और उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लेता। पाकिस्तान के अंदर जब तक जजेस का एहतसाब नहीं होगा, लोग कहते हैं सदाओं का एहतसाब हो, ब्यूरोक्रेसी का, नो, सबसे पहले पाकिस्तान की जुडिशरी जब तक बंदे का पुत्र नहीं बनाई जाएगी, आप सारे जर्नैल सही कर लें, आप सारे सियासतदान सही कर लें, आप सारी ब्यूरोक्रेसी सही कर लें, उस वक्त तक आपका मुआशरा, आपका निज़ाम अपनी लाइन पर, अपने ट्रैक पर नहीं आ सकता, जब तक आपकी अदलिया निज़ाम इंसाफ को प्रॉपर तरीकों से बहाल नहीं कर सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अदालतों के हवाले से पूरी कौम पर, उसके अंदर कोई यानी ये चीज नहीं है कि बात करें या कोई नून लीग की तरफ की बात करे, क्योंकि जो एक आम शहरी है पाकिस्तान का, वो पहले पाकिस्तान का शहरी है, वो उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। तो अगर उसको उसके राइट से महरूम किया जा रहा है, उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि इन जजेस को सजा होनी चाहिए सबसे पहले। जिसने हर ऐसे बंदे की जमानत रिजेक्ट की है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली में लाश गई है, उस जज का सबसे पहले हिसाब होना चाहिए, उस जज को सजा होनी चाहिए। तो निजाम के अंदर बेहतरी, खाली मुज़ाकरा टेबल पे बैठ के तो आपको कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ओके, चलिए, मैं ना, आपने इंसाफ की बात की, आपने अदालतों की बात की, आपने तमाम चीज़ें की, मैं आपको ना एक दो चीज़ें अदालत पे करना चाहता हूँ, उसी से मैं सवाल निकालना चाहता हूँ। देखिए, हमारी उम्मीद तो फिर अदालतें ही हैं, क्योंकि अदालतें ही हैं जिन्होंने बहरहाल जिन लोगों को छोड़ा है, अदालतें ही हैं जो करती हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं अदालत के फैसलों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन KPK में बाद में उन्होंने डेट दी, 14 मई को उन्हें कोई उस पर अमल नहीं होता। परवेज इलाही के बारे में कहा जाता है कि जी परवेज इलाही को छोड़ दिया जाए, बैलफ को भेजा जाता, साथ उसमें परवेज इलाही रोड के ऊपर जब अपने घर के बाहर पहुंचते हैं उधर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम इमरान खान साहब को देखते हैं, इस वक्त वो जेल में है, उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी हुई है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे।
ये तमाम चीजें, ये मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जहाँ पर कोई अदालती फैसला आ भी जाता है वो भी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल इसके साथ ये है कि अब जो है वो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, सो डू यू हैव एनी होप्स और डू यू थिंक कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी यहाँ से? क्योंकि उन्होंने पहला प्रोसीजर बिल लगा दिया, दूसरा जो वो फैजाबाद का धरना लगा दिया, लेकिन शायद इस मुल्क के मसाइल कुछ और हैं इस वक्त, नहीं? सर मैं देखिए आपको अर्ज करूँ, बंदयाल साहब ने फैसला दिया कि पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाए जाएंगे और जनरल इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि बंदयाल साहब इज कम्प्रोमाइज। सर दिस कांट हैपन। आपके मुल्क का चीफ जस्टिस एक फैसला दे, आपकी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे, अगर कोई बंदा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, आप नोटिस जारी करके उस बंदे को सजा दें, उस सरकारी ऑफिसर को आप सजा दें। मैं देखता हूँ क्या इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस किसी को नहीं दिया बंदयाल साहब ने, तो मैं तो ये समझता हूँ कि बंदयाल साहब ने विद द कंसेंट ऑफ समवन टू सेव हिज स्किन और टू सेव हिज बैक, उन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि मेरी बल्ले बल्ले जरूर हो जाएगी, तुम इंप्लीमेंट ना करो। खैर, तो वो कंप्रोमाइज थे। जहां तक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, देखें द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, मेरी एक सिक्स सेंस, उनके मैंने कुछ फैसले पढ़े, जितना मैंने उन्हें जाना है, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मींस कि अगर आप ये समझते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट उन्हें लेके आई है या उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है या किसी और हल्के की उन्हें आशीर्वाद हासिल है, कोई पता नहीं, सुबह के वक्त वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला दे दें। तो मुझे तो कोई ऐसा हाई होप्स नहीं है। रह गई बात फैजाबाद धरने की, तो फैजाबाद धरने पे चूंकि जो ये नून लीग के साफी हैं, ये बहुत उछल उछल के उसका बदला कर रहे हैं कि जनाब वो जनरल फैज का, मैं आपको लिख हो, जनरल बाजवा हो, कोई भी बंदा हो, ये उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। किसी के माई के लाल में इतनी जुर्रत ही नहीं है, क्योंकि जब वो इन सीटों से उतर के जाते हैं तो अपने साथ इतनी फायरिंग की उठा के लेके जाते हैं। भाईजान, ये नवाज शरीफ जो वहां से हीरो बनने के चक्कर में चल रहा है ना, इसको अगर एक कॉल जनरल फैज कर दे, इस नवाज शरीफ की जुर्रत नहीं है ये अपने मुंह से दोबारा जनरल फैज का नाम निकाले। ये सब टोपी ड्रामे हैं, फलाने को ये कर दो, फलाने को ये कर दो, फलाना ऐसे हो गया, फलाना ऐसे हो गया। मैं ये समझता जो धरने का केस है, कितना इंटरेस्टिंग केस है ये। बेसिकली जो फैजाबाद धरना था, दैट वाज एन इशू ऑफ असगर खान केस, जिसके अंदर से ये मसला उठा लिया गया। असगर खान केस के अंदर IGI बनाने के लिए ISI ने पैसे दिए थे मियां नवाज शरीफ को, उसके अंदर उसकी हवाले से समाअत थी, धरना चल रहा था, काजी फाज ईसा साहब ने उठाया और उसको धरने की जानब उठा के लेके धरने में डाल दिया। फिर उस धरने के अंदर जो कुछ हुआ, और ये बात तो मानेंगे आप कि धरने की नौबत क्यों आई। मैं देखे TLP का चूंकि मेरे उनकी स्ट्रेटजी से इख्तलाफ था, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैंने टीवी प्रोग्राम्स पर उनको ये कम्युनिकेट किया था कि आपके धरने के अंदर नून लीग अपने बंदे शामिल करेगी, ये वहां पर दंगा फसाद करवाएगी और ये आपको गंदा करेगी, आपको बदनाम करेगी, और वैसा ही हुआ। लेकिन जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो धरना था, वो था अकीदा खत्म नबूवत के कानून में तरमीम की गई है। अच्छा, अब काजी फाज ईसा साहब धरने पे तो चले गए हैं, आप ये बताएं कि क्या अकीदा खत्म नबूवत पर तरमीम नहीं हुई? तरमीम हुई थी। शहबाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये बात कही कि मैं करता हूं कि हमारी हुकूमत में जिन लोगों ने ये तरमीम की है उन लोगों के खिलाफ फिर फॉल एक्शन लिया जाए। एक कमेटी बनी, कमेटी ने कल्प्रेट्स का तयन किया। तो खत्म नबूवत तो हर इंसान के, मुसलमान के ईमान का बुनियादी हिस्सा है। तो धरने की हद तक तो वो चीज जायज थी, लेकिन धरने के अंदर से आप अपनी मर्जी का पोर्शन उठा लें और जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो धरना हुआ उसे आप ना उठाएं, तो ये फिर अगेन आपके इंसाफ के डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूं। फिर सब कुछ खोल दें, फिर बुलाएं, मुझे बुलाएं, मैं आपको आके बताऊंगा, क्योंकि मैं तो इंतजाम कि क्या क्या होता रहा है, मैं आके आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता रहा है, किस तरीके से होता रहा है। ये मौलवी फजलुर रहमान का जो आजादी मार्च आया था, किस तरह उठाया गया, कितने पैसे दे के उठाया गया, किस तरीके से उठाया गया, कौन सा बंदा किस जगह से कितने पैसे लेने गया, मैं गवाह उस चीज का, मैं बताऊंगा। तो फिर आप ये ना करें कि अपनी मर्जी का एहतसाब करें, अपनी मर्जी की अकाउंटेबिलिटी करें, अपनी मर्जी का केस खोलें, अपनी मर्जी की अमल दरामद चेक करना शुरू कर दें। फिर इंसाफ के कटहरे में लेके आना, तो फिर सबको बराबर लेके आए, और सबको इंसाफ के कटहरे में लेकर आना, तो सबको बराबर लेकर आए। मेरा आखिरी 1-2 सवाल हैं, छोटे छोटे, बस ये सवाल है कि नवाज शरीफ आएगा और जो बकौल आपके कि वो आएंगे और वो जो उनकी प्री अरेस्ट बेल और ये तमाम चीज़ें भी हो जाएंगी, इलेक्शन भी लड़ने दे दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी।
आपको लगता है कि नवाज शरीफ वुड मेक एनी डिफरेंस इन दिस जो आजकल के हालात चल रहे हैं? क्योंकि ये वही समझदार लोग हैं जो समझते थे कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये वही समझदार लोग थे जो समझते थे कि साकदार जो है वो इस मुल्क की मईशत को संभालेगा। अब ये वही लोग हैं जो समझते हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो चीज़ों का वो जो है ना वो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। सर नहीं, नवाज शरीफ इज नो मोर। मेरी ये बात आज आप लिख लें, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, पीडीएम की कोई भी पार्टी हो, पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैम। उन्होंने, लोगों ने उनको देख लिया है, लोगों ने उनकी बातें भी सुन ली हैं, लोगों ने तमाम चीज़ें सुन ली हैं। ये आखिरी एक बार है जो नवाज शरीफ को लाके पूरा बंद करने की कोशिश की जा रही। तो बिस्मिल्लाह ले आज का मैदान में उसने कौन सा तीर मार लेना सारी दुनिया को पता ही है। जिस दिन वो इलेक्शन हारा, उससे रिजल्ट आने से पहले उसकी लंदन की फ्लाइट बैठेगा, वाजपेयी रोड के ऊपर बैठेगा, अपने फ्लैट्स में बैठेगा, वहां पर बैठ के आप जुल्म की इंतहा चेक करें कि पाकिस्तान के इक़्तिदार के इलेक्शन के फैसले लंदन के सेंट्रल लंदन के अंदर बैठ के किए जा रहे हैं। दुनिया के किस मुल्क की लीडरशिप ऐसा करती है? इससे ज्यादा हमारी पस्ती की और क्या हो सकती है? तो I have a firm belief he is in no position to make any difference. Let him come. आखिर का जो चाहता है कि बड़ा तो तीर उसने मार लेना, उसे मार ही लेने दे, देख लेते हैं आपको तो नई चीजें निकाल लेता है यहाँ से। ओके, आखिरी सवाल है, मैंने ये पहले भी आपसे पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि आप इमरान खान के साथ क्यों डट कर खड़े हुए हैं, और आपको बहुत सी ऑफर्स होंगी और ये तमाम चीज़ें होंगी, आपके लिए बहुत आसान है कि आप ये कर लें। ये मेरा इस बार सवाल नहीं है। उस वक्त खान साहब जेल में नहीं थे, खान साहब बाहर थे, मुकदमात थे, उसको झेल रहे थे। अब खान साहब को जेल में गए 50 रातें हो गई हैं, 50 रातों से वो जेल के अंदर है। पीर वाले दिन मंडे को उनकी शायद हमें उनका दीदार नसीब हो, प्रॉबली, क्योंकि उन्होंने एक कोर्ट में आना है, वो जो एक केस है मौलवी हनीफ के साथ और ये और वो तमाम चीज़ें। डू यू थिंक इमरान खान डट कर खड़ा रहेगा और वो इसका मुकाबला करेगा और ये नहीं झुकेगा, या कि जो लोग समझते हैं कि जी इमरान खान जो वापस या बाहर जाने की जो चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ें, सो हाउ एवर मच यू नो इमरान खान, व्हाट डू यू थिंक कि वो डट के खड़ा रहेगा? सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इमरान खान के साथ पता किस वजह से खड़ा हुआ? वो जीदार बंदा है, वो जो बात एक मरतबा कर देता है उसके ऊपर खड़ा रहता है। मैं इमरान खान के साथ ही खड़ा रहता है, मेरी जमात इमरान, मैंने जो कुर्बानियां देनी थी ना, मैंने तकरीबन 90% मैं दे चुका हूँ। जो मेरे साथ होता है, मैं चूंकि मुझे ये सस्ती पब्लिसिटी का शौक नहीं है, मैं बयान नहीं करता। अगर हम आपको बयान करें तो लग पता जाए कि हमें पता 4 माह से कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I just want to make it black and white clear that I will stand with इमरान खान। इसके अंदर 0.1% की कोई लचक नहीं है। नंबर 2, इमरान खान झुकेगा नहीं। मैंने इमरान खान को पिछले 1.5 साल के अंदर इंतहाई क्लोजली मॉनिटर किया है। मेरा बहुत ज्यादा वक्त इमरान खान के साथ गुजरा है। आपको याद होगा अली भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ कि जिस वक्त इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से जो इंफॉर्मेशन थी वो सबसे पहले मेरे पास आई। जब मैंने वो शेयर की तो मैंने गुजरांवाला इमरान खान से ये कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर गुजरात को मिस अप होगा। तो मुझे खान ने ये कहा कि यार हमें जान तो जानी है ना, वो कल जानी है तो आज जानी अल्लाह की मर्जी से है, तो जब जाएगी तो दिलेरी से जाए। मैं उस बंदे के साथ लास्ट मिनट तक कंटेनर पे इसलिए खड़ा रहा कि जिस बंदे को ये बता दिया जाए इस जगह से आनी है, यहाँ पर तुम मारे जा सकते हो, और वो बंदा ये कहे कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ लाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरी जान जाती है तो जाए। तो अगर वो बंदा इतने मजबूत आसाब का, इतने मजबूत नर्व का मालिक है तो ही विल नॉट सरेंडर। वो झुकेगा नहीं, वो डट के खड़ा रहेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो तब्दीली भी लेकर आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर इमरान खान इस मुल्क में खून खराबा चाहता, अगर इमरान खान इस मुल्क में फसाद चाहता, बहुत इजी मैन पावर इस वक्त इमरान खान के लिए। इमरान खान की एक कॉल के ऊपर आग लग सकती थी, लेकिन मैं कुरान पे रख देकर ये बात कह सकता हूँ कि आखिरी दिन तक इमरान, और मैं आपको एक और पते की बात बताता हूँ, मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो इमरान खान की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले इमरान खान को जमान पार्क उसके घर में लेके आया। मैं कैसे पहुंचा वो दैट्स अनदर स्टोरी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सम अदर टाइम शैल आई टेल यू। मैंने उस बंदे के जज्बों को उसी तरह ही जवान देखा, वो खड़ा है, वो डट के खड़ा है, वो सरेंडर नहीं करेगा, और जो लोग उसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह वो भी खड़ी इंशाल्लाह आके रहेगी, और ये पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होके रहेगी। हमारी तो रिक्वेस्ट है अपने एस्टेब्लिशमेंट से कि बराए मेहरबानी हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आप उन लोगों को पहचाने, वो महमूद अचकज़ई हो, वो फजलुर रहमान हो, वो ANP हो, वो नवाज शरीफ हो, ये तमाम वो
पार्टीज हैं जो डे फर्स्ट से पाकिस्तान की फौज की मुखालिफ और गालियां देने वाली पार्टीज हैं। मैं आपको मेरिट के साथ और एविडेंसेस के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही गुजारिश करूंगा कि अपनों को कभी अपनों को ना गवाएं, टेबल पे बैठे। नवाज शरीफ को भी मौका दें, उसे कहें आए वापस, और खुद इमरान खान का मुतालबा था आए वापस, इसे जो तीर मारना ये मार ले, हमें इलेक्शन के में उसका मुकाबला करने दें, फ्री एंड फेयर बैटलफील्ड दें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और इसमें एक और लास्ट चीज मैं बड़ी लाजमन आपके प्रोग्राम में कहना चाहूंगा कि राजा रियाज या राना सनाउल्लाह, ये एक मेरे खाते पड़े या दो मेरे खाते पड़े। एक बात मैं आपको बता दूं, अब ये जिन जगहों पे मिलके जो गारंटीज ले रहे हैं, मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, मेरे हल्के के अंदर तो मैं डांग छोटे के साथ पूरा आऊंगा। आगे अल्लाह मालिक का, सिर्फ ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं रिजल्ट चोरी नहीं होने दूंगा किसी सूरत के अंदर। उसकी जो भी कीमत मुझे भरनी पड़ी, मैं वो कीमत भरने के लिए तैयार हूँ। चले, आपका बहुत शुक्रिया हामिद भाई। इट वाज येट अनदर नाइस प्रोग्राम विद यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे आज। हामिद रजा साहब ने जो बात की, मैं उसी पर प्रोग्राम को ख़त्म करूँ। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त की और उनको कहा कि आप हमारे लोग हैं और हम आपके लोग हैं, तो मत कीजिए ऐसा। जो कुछ कर रहे हैं, हम बार बार ये कहते हैं, आप लोग सुन सुन के शायद आपके कान पकने होंगे, थक गए होंगे ये बातें सुन सुन के, लेकिन बात यही है कि देखिए बेटर सेंस को प्रिवेल करें, आगे बढ़ें, इस हीलिंग प्रोसेस को शुरू करें। बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, लोग दुखी हैं, लोग आपसे नाला हैं, लोग आपसे नाराज हैं। इन चीज़ों को वहाँ तक मत लेके जाइए कि चीज़ें फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली जाएं। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे साहिबे ऐसे लोग होंगे कि जो थोड़ी सी इस बारे में बेहतर तरीके से अकल जो है वो लोगों तक पहुंचा सकेंगे और लोगों को जो है वो एक बसीरत जो है वो मुस्तकबिल का जो वो चीज़ है वो उनको दिखा सकेंगे, ताकि ये जो आज आप बीज बो रहे हैं, ये कल को तनावर दरख्त जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बना दिए हुए हैं, ये इतने तनावर ना हो जाए कि आप काटना भी चाहें तो आप ना काट सकें। तो आप लोगों का शुक्रिया। पाकिस्तान में